हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 चैप्टर 2 को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को देखेंगे, रिसोर्सेज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों और चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। पूछा जाता है न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश मध्यवर्ती भाग जो परिवार का प्रक्रमण का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल लौटता है तो अपने चचा को अपनी भैंरों की देखभाल करते हुए देखता है। उनको भैंरों का बड़ा ही कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे कुछ विस्तृत घास मैदान स्थित है। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जी की जाती है। सब्जी जैविक कृषि के द्वारा। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण है। इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। देख सकते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है। देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि हम लिए तो इसमें से जो है ना टोटल 30% जो है इस पे ही 90% जनसंख्या पाया जाता है। और बाकी जो है ना 70% पे विरल है टोटल। इस तरह से देख सकते हैं। भूमि क्या है? सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जैसे कि ऊपर खावर स्थलाकृत पर्वतों के तीव्र ढाल ढाल बने रहते हैं। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन है। उर्वर मैदानों की नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन प्रदेश क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में साल्जबर्ग, ये पूछा जाता है, शहर है, काफी महंगा शहर है साल्जबर्ग, छोटा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, काफी इंपॉर्टेंट है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना। साधारणतः भूमि उपयोग कहते हैं, इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मामा पिता के परिवार की भूमि का उपयोग इन तरह की सूची में बता? ये तो छोड़िए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृत मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप महत्वपूर्ण निर्धारण है। देख सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, समुदाय के ग्रुप के। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता के अंतर होता है। लोगों में सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि का उपयोग देखते हैं अपने घर पर, उसके कुछ देखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, स्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरा है। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे खेती की
योग्य भूमि है, यहाँ पे कुछ डेवलप हो गया, मकान बन गया, यहाँ मकान बन गए, भूमि गायब हो गया, यहाँ बहुत सारा मकान बन गया, खेती के लिए कोई संसाधन है, भूमि देखते हैं पूरा परिवर्तन हो गया, डेवलप देख सकते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या और उसकी मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अति संचरण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त समान तरीका है। क्या क्या तरीका है देख सकते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से किया जाता है। किससे? जैव पदार्थों से, जैवनीकरण के द्वारा। भूखलन क्या है? भूखलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूखलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में ध्वंस आ जाते हैं। पहाड़ी भूभाग में भूखलन एक मुख्य विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन के संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। भूखलन देख सकते हैं अधिकतर बारिश होने से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव के बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क का 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। किसी संभावित मानव विनाश के बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। वैज्ञानिक प्राविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन से कारक और उनका प्रबंध कैसे करना, रोकने के लिए कुछ विधियां हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर से प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता। भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण से होता है। साथ ही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को कंट्रोल करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित है। प्रतिधारी दीवार यही है, देख सकते हैं। देखिए ये हम लोग देख सकते हैं। अपक्षय क्या? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना ही क्षय होता है, उसी को अपक्षय कहते हैं। देख सकते हैं पहले जनक चट्टाने, उसके बाद अपक्षीय चट्टाने पदार्थ ये, फिर बालू गाठ क्ले के साथ उपमृदा, फिर हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, यही में खेती होती है। ऊपरी उसी का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं जो है ना खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण। मृदा उपजाऊ मृदा जनक सेल, रंग पर गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परम्परागतता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय मृदा प्रक्षेपी मोटाई का प्रयोग करता है। मृदा की बात हुई तो मृदा जो हम लोग आगे जाएंगे ना 11 12 तो 8 प्रकार की मृदा भारत में है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मृदा इसमें जो है ना 8 तरह के, जैसे कि जलोढ़ हो गया, काली हो गया। जलोढ़ सबसे ज्यादा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। उसके बाद काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी उसी को हम लोग पीला मिट्टी कहते हैं। फिर तमिलनाडु में सबसे पाया जाता है जंगली मिट्टी, या उसके बाद मरु या जो होता है ना भूमि मिट्टी कहते हैं, वो मिट्टी उसी को कहते हैं। उसका लेटेराइट मिट्टी पढ़ेंगे, उसका नमकीय या क्षारीय मिट्टी होता है जो सबसे ज्यादा गुजरात में। पीट या जैविक मिट्टी, दलदली जिसको कहते हैं ना, पीट या जैविक मिट्टी, दलदली, ये सबसे ज्यादा सिक्किम, केरल, वेस्ट बंगाल ये सब में होता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निम्न
निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति जैविक पदार्थ को भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा गया है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। देखते क्रियाकलाप ये नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन की चिंता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचरण, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूखलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न है, जिसके मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है? पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसे ही मृदा आर्द्रता रुकती कहते हैं। होते हैं ना कि जो जैसे कि मान के चलिए एक पेड़ है, यहाँ लगाए, फिर यहाँ एक पेड़ लगाए, इसके बीच में लगा के यहाँ पे ढक दिया जाता है जैविक के लिए, फिर यहाँ पेड़ लगा दिया जाता है, यहाँ पे भी ढक दिया जाता है। वही देख सकते हैं वेदिका फॉर्म, ये जो है ना चाय के लिए है। ये सब असम वगैरह में चाय काफी होता है। समोच्चु रेखीय जुताई, ये देखते हैं इस तरह से है। वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। पृष्ठीय प्रभाव के मृदा अपरदन होता है। समोच्च रेखीय जुताई क्या? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं क्या है? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में वन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारे में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सकते हैं। देख सकते हैं रक्षक मेखला, यही है फिगर के थ्रू। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है गड्ढे गड्ढे। देख सकते हैं आप लोग, प्रयोग कर सकते हैं, इसको देख के रोक के देख सकते हैं। चट्टान बांध या जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें कतारों में उगाई जाती है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से अधिक हो गई। ये 2000 का है, तो अभी का रिपोर्ट बहुत सारा हो गया होगा, आप लोग देख सकते हैं जाके। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पूछा जाता है, जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ की का तीन चौथाई भाग जल से ढका है, इसलिए जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 यानी 2/3 भाग को ढके हुए और विधिक प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, क्षारीय है, मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवन जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों यानी हिमालय के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1%, देखते हैं 1% अलवन जल उपलब्ध है, यानी 1% हम लोगों के लिए पीने के लिए है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। 1% जल ही मानव के लिए पृथ्वी पर। भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे ही जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता। जल कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत अपरदन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल के प्रदूषण के अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या,
बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्या है। विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्णन में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण क्या है? आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस छिन्न होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कम कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। देख सकते हैं यमुना नदी कहाँ, दिल्ली शहर बसा हुआ, वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो गई यमुना जल। देख सकते हैं आप लोग। अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित व हित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में टेक्नोलॉजी बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इसमें शामिल नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NO3। नाइट्रेट जो है ना, नाइट्रेट का NO3 कार्बन और नाइट्रोजन का एक नेगेटिव बॉन्ड होता है। देख सकते हैं नाइट्रेट धातु और पिरकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नदियों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना चाहिए और अधिक स्प्रिंकलरों जो होते हैं ना, स्प्रिंकलर कहते हैं ना, स्प्रिंकलर की से हिमालय के यही स्प्रिंकलर की सिंचाई होती है, करना चाहिए। विधि के वाष्पीकरण के अधिक तर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य संसाधन को सुरक्षित किया जा सकता है। स्प्रिंग देख सकते हैं छोटे छोटे। प्राकृतिक वनस्पति या वन जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्पी प्रदर्शनी में घूम रहे थे, पर ये देख सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरे क्षेत्र ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में पाए जाते हैं। रेशम कीट देखते हैं, रेशम कीट आया तो रेशम पालन किससे होता है? तो एपीकल्चर कहते हैं ना, रेशम पालन एपीकल्चर, सॉरी रेशम पालक है ना, तो रेशम हो गया सेरिकल्चर, जिसको सेरिकल्चर रेशम पालन होता है। पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में, ये रेशम क्या है? तो एक प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधी और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र में पारितंत्र, इकोलॉजी, यही इकोसिस्टम कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देती है, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमि का जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, टारपिन का तेल, गोंड, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक पौधों की असंख्य उपयोग में उनमें कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के लिए अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे कि मधुमक्खी आया तो मधुमक्खी पालन होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध गिद्ध आया तो गिद्ध जो है ना, भारत में जो है गिद्ध का पहला प्रजनन सेंटर खुला है यूपी के महाराजगंज में। वहाँ का महाराजगंज में खुला है पहला प्रजनन के। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक, अपमार्जन क्या होता है? एक तरह का डिटर्जेंट होता है अपमार्जक, जिसको साफ सफाई के लिए काम आता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यहाँ देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक या एस्ट्रीन अथवा इब्रोप्रोफेन जैसे पिरानासी से किया जाता है था, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग ये फिगर के थ्रू जो है ना, ये ब्रह्म कमल एक औषधीय बूटी है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्रह्म कमल। ये किलकिला जिसको किंग फिशर कहते हैं, यह जो है भारत में हिमालय के तलहटी नहीं होते, तलहटी बड़ी बड़ी नदियां हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि वन, घास, स्थल, गुल्म और पूछा जाता है गुल्म क्या है, टुंड्रा। तो गुल्म पूछा गया, गुल्म जो है टेगा, जिसको कहते हैं टेगा को गुल्म कहते हैं, टेगा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष की घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्तरों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटेली झाड़ियां एवं गुल्म गुल्म यही है, टेगा गुल्म होता है, टेगा उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ी गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पैरों की पट्टियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मोस जो है कवक का, मोस और लाइकेन कवक सम्मिलित है। पिछले 200 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग इस समय उनसे कहीं अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस तरह बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। देख सकते हैं आप लोग, वन में अजगर है, ये अजगर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र इकोसिस्टम अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन के मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण का दावानल पूछा गया है। जंगल की आग कहते हैं, क्या कहते हैं? जंगल की आग, जंगल की आग को ही हम लोग क्या कहते हैं? दावानल। और भूस्खलन में कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या। देखते हैं सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति कितना हुआ है, इसका दिखाया गया है। तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ सिंगों के एकत्रित और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनिर्बाध शिकार किया गया। इनमें कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक पॉक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों, आर्द्रभूमि संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचने के लिए आवश्यक है। देखते हैं ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है। आप लोग ये देख के रोक के पढ़ सकते हैं।
यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल-पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव-जंतुओं अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए, क्या हो गए? विलुप्त हो गए। विलुप्त होने के कगार पर। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव वन महोत्सव वन महोत्सव जानते हैं ना? वन महोत्सव जो है ना, भारत में प्रत्येक दिन जो अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। 1950 ईस्वी से भारत सरकार के द्वारा वन महोत्सव स्टार्ट हुआ था। प्रोत्साहित करना आदि स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकते हैं। बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने के और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES CITES the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild फोना एंड फ्लोरा। फोना एंड फ्लोरा पूछा जाता है। फोना जो है ना, वन जंतु, जैसे कि फोना के अंतर्गत होता है वन जंतु कौन कौन, तो हाथी हो गया, शेर, ये सभी जानवर आता है। फ्लोरा क्या? फ्लोरा जो वनस्पति जंतु समुदाय के अंतर्गत आता है। पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन। पेड़ पौधा ये सब आते हैं फ्लोरा के अंतर्गत। फ्लोरा की स्थापना की गई, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातों की सूची तैयार की गई। इस सूची में राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी को एकता की रक्षा के लिए नामित किया जाता है। ये जो है ना नेशनल लेवल पे होता है राष्ट्रीय उद्यान। सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधे प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। चितलों का झुंड है, देखते हैं ना। जैव मंडल, जैव निश्चय, यह तो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इंटरनेशनल लेवल यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों का एक श्रृंखला है, जिससे संरक्षण और विकास के बीच संबंध का प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाथियों का झुंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग जानते हैं ना कि यह असम में है। कहाँ है? असम राज्य में है। किसके लिए? एक सींग गेंडे वाले के लिए फेमस है। क्या आप जानते हैं? CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीसी ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना एंड फ्लोरा जानते हैं ना? फोना हो गया, हम लोग जानते हैं कि वो जंतु जीव जंतु के लिए, फ्लोरा वनस्पति से है, बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके जीवन को खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं को 5,000 जातियां और पौधे की 28,000 जातियां आरक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, यहाँ डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन जो है हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय जल जीव। जो डॉल्फिन की कब घोषणा की गई थी? 2009 में। कब? 18 मई 2009 में भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। पूछा जाता है डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को, कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और येल्लो कुछ उदाहरण है। आइए हम लोग कुछ अभ्यास कर लेते हैं आज के, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारण कौन कौन है, तो उनको बताना है। तो जैसे कि इसका हो जाएगा वर्षा और तापमान, 2 हो गया। तापमान, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखना। भूमि निम्नीकरण के लिए कृषि भूमि का प्रसार हो गया, उसके बाद निर्माण संबंधी भूमि की महत्व एवं संसाधन वगैरह, ये सब हो गया। भूमि में महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि इस पर मनुष्य निवास करते हैं। मनुष्य जो है ना भूमि पर ही निवास करता है और एवं कृषि के लिए विविध अनाजों का भी निर्माण करता है। कौन? तो मनुष्य। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो 2 क्या क्या है? जैसे साइट्स हो गया, CITES साइट्स हो गया, उसके बाद हो गया वन्य जीव हो गया, राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल लेवल, ये सभी है। उसके बाद जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल के जिसके हम लोग स्प्रिंकल कर सकते हैं, ड्रिप कर सकते हैं, ड्रिप करके टेक्निक के द्वारा। सूक्ष्म जीव के द्वारा। सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव जो है ना जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है।
निम्न में से कौन-सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो क्या मृदा के निर्माण का नहीं है? तो मृदा का गठन करना। निम्न में से कौन-सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोग है? सबसे अधिक उपयोग है कौन-सा? तो ये वेदिका कृषि हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो अनुकूल नहीं है तो ये खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना, ये नहीं है। आइए कुछ देखते हैं, मिलान चिन्ह करते हैं। जैसे कि हम लोग का ये भूमि उपयोग हो जाएगा, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग हो जाएगा। उसके बाद हुमस हो जाएगा, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ हो जाएगा। चट्टान बाँध की बात करो तो चट्टान बाँध हो जाएगा, मृदा अपरदन को रोकना। जैव मंडल क्या हो जाएगा? तो जैव मंडल जो है ना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकराकरी है। इस तरह से आज का जो हम लोग टॉपिक चैप्टर 2 को देखें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।